Hi guys. Before I actually do this video, I want to reintroduce myself, क्योंकि काफी लोग ऐसे हैं जिन्होंने शायद मेरी ट्रायल क्लासेस नहीं अटेंड करी, so I was getting a lot of queries regarding the same. So guys, my name beta is Pulki Mittal. I have done Eco Honors from Delhi University. In fact, I'm a gold medalist economics honors, and I have been teaching Eco Honors students for the last 17 years. So earlier I was teaching in a physical brick and mortar model, like, मेरे पास center था सत्य निकेतन में. But in 2014, I shut it down and I started teaching foreign university students also. So I took everything virtual much before COVID hit. So I still have lots of foreign university students. जो हमारा third year है of Delhi University, that is something that I do with PMG sir, and I take care of many of the third year papers with him. Okay. So जो हम इस वाले उसमें कर रहे हैं, what we are trying to do here is I am not discussing the concept in detail. उसके लिए आपने videos already करी हैं. What I'm trying to do is that lots of students came back to me and said कि मैम retention नहीं हो रहा है. See, I'll tell you something. Retention इसलिए नहीं हो रहा है, दो चीजें हैं. एक तो ये वाले concepts थोड़े से बिखरे हुए हैं. अगर आप अपना थर्ड ईयर देखोगे तो थर्ड ईयर में ना हमारे पास छोटे 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 बहुत सारी हम चीजें इकट्ठी पढ़ते हैं और फिर उसको इकट्ठा करके क्वेश्चन पूछ लेते हैं. तो हमारे माइंड में दो कंफ्यूजन होती हैं. एक तो कि अगर कोई क्वेश्चन आएगा जो हमें आता है, हमें कितनी डेप्थ में जाना है. दूसरा, रिटेंशन मतलब हमें ये नहीं पता कि हमारे को इसमें एग्जैक्टली लिखना क्या है. विच इज वाई व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू इन दिस वन इज, जो हमारा पब्लिक इको है उसके अंदर जितने भी हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में, अभी मैं सिर्फ फर्स्ट यूनिट डिस्कस कर रही हूँ, विच इज योर चैप्टर 5 हिंट्स एंड माइल्स. चैप्टर 5 हिंट्स एंड माइल्स, उसके अंदर व्हाट आर द काइंड ऑफ क्वेश्चंस वी गेट, और इवन इफ वी डोंट गेट दोस काइंड ऑफ क्वेश्चंस, व्हाट आर द काइंड ऑफ क्वेश्चंस दिस चैप्टर इज एड्रेसिंग, और उसको हमने कैसे आंसर करना है. ठीक है. ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट विद द वेरी बेसिक. हम तो जब पब्लिक इको की बात कर रहे हैं, सो द वेरी फर्स्ट थिंग वी आर ट्राइंग टू एड्रेस इज कि हमारे को गवर्नमेंट क्यों चाहिए होती है. व्हाई डू वी नीड द गवर्नमेंट. अगर आपसे कोई सीधा सीधा क्वेश्चन पूछेगा कि हमें गवर्नमेंट क्यों चाहिए, आपने तो इतना सारा पब्लिक इको पढ़ लिया, व्हाई डू वी नीड द गवर्नमेंट, दे आस्क यू दिस क्वेश्चन इन एन इंटरव्यू, when you're doing an MA entrance, or for MBA entrance, anywhere, it's a very common question. Why do we need the government? We need the government, beta, for primarily three reasons. We need the government for upholding laws and enforcing them, which is your minimal state. हमने लॉज पढ़े हैं मिनिमल स्टेट में. हमने बोला है प्रॉपर्टी राइट, कॉन्ट्रैक्ट लॉ, दो बहुत इंपॉर्टेंट लॉज हैं. वो लगाने मतलब उसको हमने रूल बनाया, दूसरा हमने उसको एनफोर्स किया. इसके लिए हमें गवर्नमेंट की जरूरत पड़ती है, क्योंकि अगर गवर्नमेंट उसको एनफोर्स नहीं करेगी तो एनफोर्स नहीं होगा. फिर तो हमारे पास जो थेफ्ट है वो बहुत ज्यादा कॉमन हो जाएंगे, तो हमारा जो पूरा का पूरा सिस्टम है वो फेल हो जाएगा. सेकेंडली, वी नीड द गवर्नमेंट फॉर एफिशिएंसी एनहांसमेंट. एफिशिएंसी को इंक्रीज करने के लिए या वेलफेयर को इंक्रीज करने के लिए हमें गवर्नमेंट की जरूरत पड़ती है. हमने कहाँ पढ़ा था ये? हमने बोला था कि हमारे पास मार्केट जो होती है उसमें कभी कभार मार्केट फेलियर हो जाता है. जब मार्केट फेलियर होता है तो एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट की हमें जरूरत पड़ती है. तीसरी जगह हमने बोला कि हमारे को गवर्नमेंट की चाहिए जरूरत है फॉर एक्विटी. एक्विटी मतलब इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन. लोग हमारे पास रिच एंड पुअर दोनों तरह के होते हैं. तो जब रिच एंड पुअर होते हैं तो जो रिच है वो पुअर को ज्यादा एक्सप्लॉइट ना करे, या रिच और पुअर, देयर आर लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स हियर एंड आई हैव डिस्कस्ड दीस प्रॉब्लम्स अर्लियर इन माय अदर वीडियोस, बट आई विल स्टिल टेक 2 minutes अगेन टू से इट. अगर कोई पुअर जो है वो पुअर सोसाइटी में रहता है तो उसको इतना बुरा नहीं लगता, क्योंकि उसके अपने आसपास सारे अपने जैसे लोग दिखते हैं. बट अगर एक पुअर रिच सोसाइटी में रहता है तो उसके लिए डिससैटिस्फैक्शन ज्यादा होती है, जेलसी ज्यादा होती है, जिसका मतलब थेफ्ट ज्यादा होगा. तो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन या फिर एक बेसिक लेवल ऑफ अमेनिटीज, बेसिक लेवल ऑफ कंजम्पशन, बेसिक लेवल ऑफ मनी सबके पास होना बड़ा जरूरी होता है.
विच इज वाई मोस्ट कंट्रीज स्ट्राइव कि हमारे पास मोस्ट पॉपुलेशन एक मिडिल क्लास पॉपुलेशन हो, जिसकी इनकम लेवल मोर और लेस सिमिलर हो, सो दैट उनका जो लाइफस्टाइल है वो मोर और लेस सिमिलर हो, ताकि उनकी सोसाइटी में थेफ्ट थोड़े कम हो जाए. दैट इज द ऑब्जेक्टिव. ओके, तो इक्विटी के लिए मतलब रिच से लेकर पुअर को देना, टैक्सेस लेना ताकि टैक्सेस हम ज्यादा चार्ज कर पाए रिच से, अमेनिटीज देना उसके आसपास, वो सब चीजें भी गवर्नमेंट का काम होता है. दीज आर थ्री मेन रूल्स. इसके अलावा जो हमारी पब्लिक गुड्स हैं, अब पब्लिक गुड्स कौन से होते हैं अभी तक हमने डिफाइन नहीं किया. सो यू हैव टू गो बैक टू टाइम एंड इमेजिन अभी आप उस सोसाइटी में हो जहाँ पे पब्लिक गुड्स है ही नहीं, तो आपको भी डिसाइड करना है कि मैंने पब्लिक गुड्स में देना क्या क्या है. सो पब्लिक गुड्स होते हैं योर रोड्स, एक्सक्लूडेबिलिटी नहीं होती ना जिनके अंदर, वो पब्लिक गुड्स जो है उनको प्रोवाइड करना भी गवर्नमेंट का काम होता है. सो इफ यू आर एबल टू आंसर दीज 3 4 पॉइंट्स 4 पॉइंट्स, यू सॉर्टेड. दिस इज व्हाट इज रिक्वायर्ड फ्रॉम यू. ये क्वेश्चन हमारे डीयू के एग्जाम में आएगा नहीं, ये क्वेश्चन हमसे इंटरव्यूज में पूछा जा सकता है. हाँ, सो दैट इज वाई दिस इज अ गुड बैकग्राउंड टू हैव. तो जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है जो हम अपने इसमें पढ़ते हैं, विच इज योर हेनरिक्सन माइल्स चैप्टर 5, हम इन्हीं सब चीजों को बैक कर रहे हैं. हम किस चीज को बैक कर रहे हैं? हम अपनी नीड ऑफ गवर्नमेंट को डिफरेंट डिफरेंट इकोनॉमिस्ट के पर्सपेक्टिव से स्टडी करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे को जरूरत है तो क्यों है, कितनी है. ओके, लेकिन इस सब चीजों से को वो करने से पहले हम सबसे पहले आंसर करते हैं कि हमारी जो सरकार है, हमारी जो गवर्नमेंट है, अगर वो सिर्फ अपने मिनिमल स्टेट में ऑपरेट करे, मतलब वो सिर्फ बेसिक मिनिमम काम करे, उससे ज्यादा काम ही ना करे, जिसको हम बोलते हैं मिनिमल स्टेट. मिनिमल स्टेट के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं और बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है कि इफ द गवर्नमेंट डज नॉट डू एनीथिंग बट डज एवरीथिंग ओनली इन इट्स मिनिमल स्टेट, देन व्हाट विल द गवर्नमेंट डू? The government will only create and enforce laws. और इसका हम लोगों ने एग्जाम्पल लिया है इस सेक्शन में बाय डिस्कसिंग प्रॉपर्टी राइट्स एंड कॉन्ट्रैक्ट लॉज. अगेन मैं इसके डेप्थ में नहीं जाऊंगी कि ये लॉज कौन से हैं, क्योंकि ये आपने मेन वीडियो में करा होगा. आई एम जस्ट टेलिंग यू दिस इज व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर यू टू राइट एंड एक्सप्लेन. तो आपको अगर क्वेश्चन आता है 5 मार्कर, please provide a justification of the government in its minimal state role. या फिर what do you mean by the government being in minimal state? Justify. What is the, why do you think, do you agree with the stance of government being operating in a minimal state? Explain. आपको इन सब चीजों में सबसे पहले मिनिमल स्टेट तो एक्सप्लेन करना पड़ेगा ना बेटा. तो आप मिनिमल स्टेट में क्या बोलोगे? मिनिमल स्टेट में आप बोलोगे कि गवर्नमेंट जो है वो दैट इज ओनली और दैट इज सोनली ड्रिवन बाय creating for creating and enforcing laws. The only purpose the government has in a minimal state is to create laws and to enforce laws. And for example, what kind of laws? Property rights and contract laws. Okay, minimal state में government इससे ज्यादा कुछ नहीं करती है, कुछ भी नहीं करती है. लेकिन ये लॉज इतने जरूरी हैं कि इन लॉज के बिना मार्केट फंक्शन नहीं करेगी, इसीलिए हमारे को मिनिमल स्टेट में ये लॉज चाहिए ही चाहिए होते हैं. हियर आई वांट टू टेक एन अपॉर्चुनिटी एंड टेल यू गाइस वन मोर थिंग. बेटा आप ना, नोट्स आपके पास हैं, मैंने आपको ड्राइव फोल्डर दिया है, नोट्स आपके पास हैं. आपको क्या करना है, आपको एक रजिस्टर के अंदर, एक पेज के अंदर एक समरी शीट बनानी है. ओके, समरी शीट में आप लिखेंगे ये वाली चीजें जो मैं आपको इस वीडियो में बता रही हूँ. इन द समरी शीट यू विल से चैप्टर 5. चैप्टर 5 में व्हाट डू यू नीड टू डू, द क्वेश्चन 1, व्हाई डू वी नीड द गवर्नमेंट, टिक टक 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 4 पॉइंट्स. ठीक है, ये आपके 4 पॉइंट्स यहाँ पे आ गए. सेकेंड, मिनिमल स्टेट, उसके अंदर आप लिखेंगे ये वाली लाइन. So whatever I'm giving you in this video is actually your summary sheet which you need to make separately. So when you're revising or when you're thinking कि मुझे कुछ retain नहीं हो रहा, आप ये summary sheet खोलेंगे, आप बोलेंगे अच्छा ये मुझे आता है and I'm done. And actually you're done. And this we will do for each chapter, each topic, so that it becomes a lot more synchronized in your head. Okay. So minimal state. हाँ, ये हमारा हो गया. Not first actually, second thing, क्योंकि first तो हमारा था by government. नंबर 3, अगर मैं बोलूं कि हमारे को गवर्नमेंट चाहिए, अब हमारे को ये जो हमने लिखी है ना, इसको जस्टिफाई करना पड़ेगा ना बेटा. ये तो हमने कर दिया मिनिमल स्टेट में.
है ना। अब हम बोल रहे हैं एफिशिएंसी इंक्रीज और वेलफेयर इंक्रीज। क्या गवर्नमेंट वेलफेयर इंक्रीज कर सकती है? इज गवर्नमेंट केपेबल? Let me rewrite it so that, because you're going to make notes from this, so that's why. So is government capable, is government, can government, can government increase welfare? इसके अंदर आप क्या करोगे? आप बेटा शुरू करोगे मार्केट वर्सेस गवर्नमेंट से। आप इसके अंदर डायग्राम बना सकते हो, इसके अंदर आप बिना डायग्राम के भी कर सकते हो। आप ये बोल सकते हो कि अगर हम मार्केट को फ्री फ्लो होने दें, कुछ ना करें, इंटरफियर ना करें, तो हमें पता है कि डिमांड और सप्लाई का इक्विलिब्रियम इस पॉइंट पे आता है, इस पॉइंट पे मेरा वेलफेयर मैक्सिमाइज होता है, तो मार्केट बिना गवर्नमेंट के ऑटोमेटिकली इस पॉइंट पे पहुंच जाएगी। इनफैक्ट अगर एक फ्री मार्केट में, ये मैं केस 1 की बात कर रही हूँ, नंबर 3 के अंदर केस 1, when there are no externalities, when there are no externalities, तब मार्केट वर्सेस गवर्नमेंट में मार्केट जो है वो इनफ होती है, क्योंकि अगर गवर्नमेंट जो है वो कुछ इंटरवेंशन करती भी है इन फॉर्म्स ऑफ ईदर टैक्सेस और सब्सिडीज और एनीथिंग लाइक दैट, गवर्नमेंट ने कोई इंटरवेंशन करी भी, तब भी इट लीड्स टू मार्केट फेलियर, इट लीड्स टू मार्केट फेलियर। सो इन केस 1 जब हमारे पास कोई एक्सटर्नैलिटीज नहीं होती, इन केस 1 जब हमारे पास कोई एक्सटर्नैलिटीज नहीं होती, तब हमारे को गवर्नमेंट इंटरवेंशन की जरूरत नहीं है। गवर्नमेंट डज नॉट इंक्रीज द वेलफेयर, इनफैक्ट गवर्नमेंट एंड्स अप रिड्यूसिंग द वेलफेयर। गवर्नमेंट ने वेलफेयर इंक्रीज नहीं किया, गवर्नमेंट ने वेलफेयर एक्चुअली कम कर दिया। दैट इज योर फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, ओके, केस 1। सो आई एम रीआइटरेटिंग, हम जस्टिफाई कर रहे हैं। आपको क्वेश्चन आया कि गवर्नमेंट क्या वेलफेयर इंक्रीज कर सकती है? शुड गवर्नमेंट ऑलवेज इंटरवीन? इज गवर्नमेंट इंटरवेंशन ऑलवेज हेल्पफुल? You will say no. Government intervention can be helpful in certain cases. Let's look at it from case to case basis. Case 1, when there are no externalities in a market, जहां पे कोई भी externalities नहीं होती हैं बेटा, वहां पे मार्केट जो है वो अपने आप वेलफेयर मैक्सिमाइज करती है बाय रीचिंग दिस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। और उस मार्केट में अगर गवर्नमेंट इंटरवीन करती है, तो गवर्नमेंट इस क्यू को चेंज कर देती है, ईदर टू द राइट और टू द लेफ्ट। और अगर इस क्यू को वो चेंज कर देती है, तो उसमें क्या हो जाता है? मार्केट फेलियर, विच मीन्स इट डज नॉट इंक्रीज वेलफेयर। ओके, केस 2, जहां पे हमारे पास एक्सटर्नैलिटीज हैं, जहां पे हमारे पास एक्सटर्नैलिटीज हैं, जहां पे हमारे पास एक्सटर्नैलिटीज, sorry, not market failure, it leads to dead weight loss, leads to dead weight loss. Sorry guys, correct it please. It's not market failure, it's dead weight loss. I just used the wrong word because I was thinking something else. So government intervention, जब हम taxes या subsidies लगाते हैं, it leads to dead weight loss, क्योंकि मेरा क्यू चेंज हो जाता है। ओके, एक्सटर्नैलिटीज जिसको हम बोलते हैं मार्केट फेलियर, एक्सटर्नैलिटीज जहां पे एग्जिस्ट करती हैं, जिस सिचुएशन को हम बोलते हैं मार्केट फेलियर। ना ये आपने अपना सेम4 माइक्रो में पढ़ा है। हमारे पास मार्केट फेलियर कब कब होता है, यू डोंट नीड टू नो दिस कि कब कब होता है। आई एम जस्ट स्टिल राइटिंग इट फॉर द सेक ऑफ कोहेसिवनेस इन योर हेड। याद रहे कर लो, नहीं रहे मत करो, फर्क नहीं पड़ता है, यू डोंट नीड टू नो दिस। बट मार्केट फेलियर हैपेंस व्हेन देयर आर एक्सटर्नैलिटीज, जिसको हम लोग करते हैं असिमेट्री ऑफ इंफॉर्मेशन में, जो कि आपने सेम4 में करा था। मोनोपोली में मार्केट फेलियर होता है, एंड ऑफ कोर्स जब हमारे पास एक्सटर्नैलिटीज होती हैं तब तो होता ही होता है। I know that maybe this is confusing you a little bit right now because you don't know how market failure happens in asymmetry of information, how market failures happen in a monopoly, how market failure happens in case of externality. The idea is beta, jab hamare paas, and again I'm reiterating, you don't need to know this, which is the precise reason I didn't go into detail, because if I go into detail right now, this is something that should have come from Sem4, लेकिन अगर मैं इसको अभी डिटेल में करूंगी, then you will feel कि oh my god chapter 5 is so long, ये तो खत्म ही नहीं हो रहा, और उसके अंदर मैं क्या क्या याद करूं। इसीलिए जो चीजें रिक्वायर्ड नहीं है उसकी डिटेल में हम नहीं जाएंगे।
क्योंकि अगर आप and you know wherever I feel that it's a earlier concept but it is still required from the exam point of view, I will go into detail. Otherwise we cannot go into detail of every small concept, simply because then it's never ending, then we'll be stuck on chapter 5 forever, and public eco is a big course. Okay, so we don't need to get into detail where the detail is not needed. So this is good to know. If you understand it, great. If you don't understand it, doesn't matter, let's not even go there. Okay, then what you will say? You will say that we know that there are market failures when there are externalities. What is market failure for you? Anytime Q is not at equilibrium, no, Q is not at efficiency, Q is not maximizing welfare, Q is not maximizing welfare, let me put it that way, easiest to remember, maximizing welfare, we call it market failure. समझो इसको, ये Q जो था ये कहाँ पे था? ये इक्विलिब्रियम पे था, जहां पे मेरे पास ये पूरा का पूरा एरिया आता है वेलफेयर का। क्योंकि ये पूरा का पूरा एरिया आता है वेलफेयर का, इस पॉइंट पे इक्विलिब्रियम इज ऑल्सो द एफिशिएंट पॉइंट, है ना? क्योंकि पूरा एरिया आ गया। एफिशिएंसी का क्या मतलब होता है? किसी को गेन होने के लिए किसी और को लॉस होना पड़ेगा। यहाँ पे यहाँ से क्यों बढ़ाऊंगी, कहीं और से किसी और गुड से रिसोर्सेज लूंगी, ठीक बात नहीं है। तो इसका मतलब एफिशिएंसी जो है वो मेरी कम हो जाएगी। तो इसीलिए यहाँ पे क्या है, इक्विलिब्रियम जो है वो एफिशिएंट है। लेकिन जब मेरा क्यू जो है वो वेलफेयर को मैक्सिमाइज नहीं करता, तो उस सिचुएशन को हम बोलते हैं मार्केट फेलियर, जो कि कब होता है? जब हमारे पास एक्सटर्नैलिटीज होती है। इसके अंदर हम बोलते हैं कि गवर्नमेंट क्या कर सकती है? गवर्नमेंट इंटरवीन करके हमारे को कहाँ लेके आ सकती है? क्यू बैक टू डिमांड इक्वल सप्लाई इंटरसेक्शन। क्यू को वो लेके आ सकती है वापस इस पॉइंट पे, राइट? अगर तो वो एग्जैक्टली यही चीज करती है तो डेफिनेटली हमारा वेलफेयर बढ़ जाएगा। कैसे बढ़ जाएगा? मैं क्यू से यहाँ पे आ गई थी या यहाँ पे आ गई थी, तो मेरा वेलफेयर कम हो गया था ना, वो एरिया ऑफ डेड वेट लॉस आ गया था। नाउ गो बैक टू योर टैक्सेस एंड सब्सिडीज ऑफ 474। अगेन, याद है? ग्रेट। नहीं याद है? कोई बात नहीं, डोंट गो इनटू डिटेल। आइडिया इज क्यू जब हिल जाता है तो डेड वेट लॉस हो जाता है, तो वो डेड वेट लॉस को खत्म करने के लिए क्यू वापस आ गया। जब क्यू वापस आ गया तो वेलफेयर बढ़ गया। Okay, that is what happens when the government intervenes in case of market failure, which means government is good, but government sometimes does not have, but this doesn't happen every time. But this does not happen always. Why not? Why does it not happen always? Because sometimes there's a lack of information. Other times there's a lack of execution. या तो सरकार के पास इतनी नॉलेज नहीं है, इंफॉर्मेशन नहीं है, नॉलेज मतलब इंफॉर्मेशन नहीं है, या फिर वो एग्जीक्यूट नहीं कर पाते, जिसकी वजह से ये चीज वो चाहते हुए भी नहीं कर पाते हैं। और इसीलिए चाहे वो वेलफेयर बढ़ा भी पाए, वो काफी बारी इस काम में भी फेल हो जाते हैं। ओके, which is where we talk about intervention, and which is where we say maybe we need to look at how much intervention is good intervention, but that is not something we talk about here in this question. That's just a balanced language conclusion. Third, equity. So we have discussed this. You've understood questions so far. Huh? Can the government actually increase welfare? In case one, no. In case two, because of externalities, there's market failure. Government can bring Q back to demand equal supply intersection, which may result in increasing welfare, but that can only happen if the government has the right information and right execution, which they may not have. ओके, थर्ड, एक्विटी। एक्विटी को बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है? एक्विटी को बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट एक तो टैक्स द रिच करती है ज्यादा, टैक्स द रिच मोर एंड द पुअर लेस। दूसरा, गवर्नमेंट जो है वो उस टैक्सेस में से पुअर को फ्री फैसिलिटीज देती है, ताकि
वो उसकी इक्विटी को बढ़ा पाए, ऑटोमेटिकली हमारे पास वो कम हो जाता है। इसके अंदर ये प्रॉब्लम होती है कि हमारे पास इक्विटी जो है उसको बढ़ाने के लिए एफिशिएंसी को हमें कम करना पड़ेगा। इसका आप एग्जाम्पल दो। जब हम इक्विटी बढ़ाते हैं तो वी आर सेइंग दैट वी वांट टू टेक अवे फ्रॉम द रिच एंड गिव इट टू द पुअर। दैट इज द ओनली वे टू इंक्रीज इक्विटी। इक्विटी आप कैसे बढ़ाओगे? दो लोग हैं जिनकी इनकम बहुत कम, बहुत वास्ट है। या तो पुअर को उठाओगे या रिच को कम करोगे। पुअर को उठाने के लिए, पैसे देने के लिए पैसे भी तो होने चाहिए ना, रिच से ही तो आएंगे। तो रिच से लो, पुअर को दो, इक्विटी बढ़ता है। दैट इज द ओनली वे इक्विटी फंक्शंस। नाउ इक्विटी में क्या होता है कि जब आप रिच से ले लेते, व्हेन यू टेक फ्रॉम रिच, व्हेन यू टेक फ्रॉम रिच, तो रिच बोलता है कि यार मुझे काम करने की क्या जरूरत है। द मोटिवेशन ऑफ वर्किंग, मोटिवेशन टू वर्क फॉर रिच फॉल्स। जब मोटिवेशन टू वर्क फॉर रिच विल फॉल, देन व्हाट विल हैपन? दे विल वर्क लेस, rich works less. When rich works less, then automatically rich produces less, na? GDP will fall. You have to understand, poor is not adding to the GDP, beta. It's not, at least not as much, क्योंकि poor तो poor है। poor तो उतना ही ऐड करेगा जितना खुद कमाएगा, लेकिन rich is adding more to the GDP। जितना rich ऐड करता जाएगा, जा रहा था, उतना वो नहीं करेगा, क्योंकि इक्विटी के नाम पे गवर्नमेंट ने उससे पैसे लेने शुरू कर दिए। तो रिच बोलता है मेरा काम करने का फायदा क्या है, मैं जितना काम करूंगा एक्स्ट्रा, जितना कमाऊंगा एक्स्ट्रा, गवर्नमेंट उसका उतना ही ले लेगी, तो मैं नहीं काम करना चाहता। कम काम करेगा, ऑटोमेटिकली मेरी कंट्री का जीडीपी फॉल कर जाएगा। ठीक है ना? सो दिस इज व्हाट योर गवर्नमेंट नीड्स आर। Provision of public goods is something we keep on doing in the whole subject. We don't do it like in isolation here. So it doesn't really fit here as such. But this is what your initial 5.2 का question answer are, जो आपके आ सकते हैं। तो ये summary sheet थी बेटा आपकी chapter 5, section 5.2, sorry. I'm going to help you make this summary sheet for each of the sections, so that you are able to retain the information which is there, and also make summary sheets so that you're able to put things together. Okay, so next time मतलब in the next not in the next video, but next video में तो आप अपना 5.3 section करो, उसके बाद हम ये वाली करेंगे, and these videos are going to be in Google Drive only, and you can watch it there anytime. और जो बाकी हैं वो आपको एक्सेस अलग से मिला हुआ है गूगल ड्राइव में। I'll share a link in the WhatsApp. I'll put it up on YouTube and share the link in the WhatsApp. Okay, all right, thank you.